Good morning, students. So, today onwards, we will start our new chapter after summer vacation, that is coal and petroleum. ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 5वां चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम आज से स्टार्ट करेंगे समर वेकेशन के बाद। तो कोल एंड पेट्रोलियम यानी कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसमें पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल आता है, वैक्स मोम आता है, डीजल आता है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे केमिकल आते हैं। उसको हम लोग पेट्रोलियम की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम मीन्स ओनली पेट्रोल नहीं होता है, ये एक कैटेगरी है केमिकल्स की जो ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है, जिसको सेपरेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो फिर उसमें से पेट्रोल भी सेपरेट आउट होता है, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक्टिविटी 5.1 में मैन मेड एंड नेचुरल जो मटेरियल्स होते हैं या तो मैन मेड होते हैं या तो नेचुरल। ठीक है, एक तो हम नेचर बना कर देता है उसको, हम लोग उसका यूज करते हैं रिसोर्सेज का, उसको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। और एक होता है मैन मेड यानी नेचुरल चीज़ों को यूज करके और कुछ उसमें ह्यूमन अपना दिमाग लगाकर कुछ अलग करके नया प्रोडक्ट बना देता है, तो उसको मैन मेड सोर्सेस रिसोर्सेस बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दिया है कि हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल्स, ये सब क्या है, ये कहाँ से मिलता है? नेचर से। तो ये सब किस में आएंगे? नेचुरल रिसोर्स में। क्योंकि हवा हम लोग बना नहीं सकते हैं, पानी नहीं बना सकते हैं, हालांकि केमिकली हम लोग केमिकल रिएक्शन से बना सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बना सकते जितना नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल, ये क्या है? नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं। अब उसके बाद क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन क्या करता है? तो उस ह्यूमन से जो मिलता है या ह्यूमन के द्वारा कुछ वर्क करने पे हमको कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हम लोग रिसोर्सेज की तरह यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मैन मेड रिसोर्स। तो हम लोग पहले समझते हैं ये दो कैटेगरीज जो दी है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, वन बाय वन। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मीन्स होता है, एग्जॉस्ट मीन्स होता है ख़त्म हो जाना या थक जाना है। एक तरह से अगर इसका इंग्लिश का हिंदी मीनिंग समझें तो इसका मतलब होता है थक जाना या ख़त्म हो जाना। तो इनएग्जॉस्टिबल यानी जो ख़त्म ना हो या जो थके ना, यानी ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है और वो जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। कई हज़ारों सैकड़ों साल से जब से ये अर्थ बना है तब से हैं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनके ख़त्म होने का कोई पॉसिबिलिटी फ़िलहाल तो नहीं दिखता है, तो उनको इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोलते हैं। यानी इनका अमाउंट इतना ज़्यादा है कि ये एग्जॉस्ट करेंगे ख़त्म हो जाएंगे ऐसा पॉसिबिलिटी कम लगता है, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट। ठीक है, इस तरह के रिसोर्सेज जो हैं नेचुरल वो इनएग्जॉस्टिबल है। ठीक है, यानी ये ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, अनलिमिटेड अमाउंट में है। उसके बाद एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल यानी कि जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, बहुत जल्दी मतलब 1-2 मिनट में नहीं, कुछ सालों में ख़त्म हो जाए। तो यानी उनका अमाउंट हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि काफ़ी कम होता है अर्थ पे, तो उनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, उनका लिमिटेड अमाउंट है, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ यानी जंगल, जंगल में रहने वाले जीव जंतु, मिनरल्स। ठीक है, मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स हैं, कोल, कोयला, पेट्रोलियम जो ज़मीन के अंदर से पेट्रोलियम केमिकल निकलता है, नेचुरल गैस, ये सारे क्या हैं? बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हैं। तो लिमिटेड हैं तो यानी इनका कहीं ना कहीं कभी ना कभी एंड होगा, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह के नेचुरल रिसोर्स को एग्जॉस्टिबल बोलते हैं। आइए देखते हैं एक्टिविटी 5.2। एक्टिविटी 5.2 में क्या दिया है? ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसको हम लोग समझते हैं। तो एक्टिविटी 5.2 में क्या दिया है कि 7 बच्चों को ले लेते हैं और कुछ कंटेनर्स ले लेते हैं जिसमें पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम यानी भुना हुआ चना, मूंगफली, पॉपकॉर्न, टॉफ़ी, ये सब कंटेनर में रख देते हैं और 7 स्टूडेंट को लेते हैं और फिर उन 7 स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में, 3 अलग अलग सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक
एक कैटेगरी में क्या रहेगा, एक बच्चा रहेगा, दूसरे में दो, तीसरे में चार बच्चे। तो ऐसे 7 स्टूडेंट को 3 सब कैटेगरी में डिवाइड कर मतलब रख दिया गया। ये 3 कैटेगरी में उनको रखा गया है। अब ये जो 3 कैटेगरी में बच्चे हैं, पहला जो बच्चा है सिंगल, उसको फर्स्ट जनरेशन मानते हैं। सेकंड ग्रुप में जो 2 बच्चे हैं वो सेकंड जनरेशन है, और थर्ड ग्रुप में जो 4 बच्चे हैं वो थर्ड जनरेशन है। अब क्या करते हैं कि ये जो कंटेनर में भरा हुआ पीनट, पॉपकॉर्न, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ी है, ये पहले फर्स्ट जनरेशन को देते हैं, तो ये 3 कैटेगरी में 3 जनरेशन को मान लिए। पहले कैटेगरी वाले बच्चे को दिए कंटेनर, तो उसने कुछ कंज्यूम किया, कुछ टॉफ़ी, कुछ पॉपकॉर्न, कुछ खाया। फिर उससे बचा हुआ हम लोग दूसरे जनरेशन के बच्चों को दे दिए, जिसमें 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने कुछ कंज्यूम किया, ठीक है। और उसके बाद जो कंटेनर है उसमें अगर बचा हुआ है तो बाकी के 4 बच्चों को देते हैं, ठीक है, जो थर्ड जनरेशन हम लोग माने हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे जनरेशन बाई जनरेशन पॉपुलेशन बढ़ रहा है और कैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है चीज़ों का, ठीक है। और इस तरह से अगर इसमें आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या थर्ड जनरेशन के लिए बचेगा सफिशिएंट मात्रा में वो खाने वाला चीज़, तो शायद न बचेगा, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो लास्ट जनरेशन के लिए जो आएगा या अगला जनरेशन जो आएगा उसके लिए बहुत ही कम मात्रा में चीज़ें बचेंगी, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट how the population is growing and how it is affecting the amount of resources from first generation to the next generation. तो इस एक्टिविटी से हम लोग ये समझते हैं कि जो कंटेनर में रखा हुआ टॉफ़ी, बिस्किट, पॉपकॉर्न जो भी है, वो हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को एज्यूम कर सकते हैं उससे कंपेयर करने के लिए। और उसके बाद जो बच्चे उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग कैटेगरी मान लिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन मान लिए, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अर्थ पे जो ह्यूमंस हैं यानी जो भी हैं लिविंग बींग्स, वो कैसे कंज्यूम कर रहे हैं रिसोर्सेस को, उसको यूज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, और रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, जैसे कि टॉफ़ी कंटेनर में जितना है उतना ही रहेगा, एक्स्ट्रा तो उसमें पैदा होता नहीं रहेगा। इसी तरह नेचुरल जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं वो भी उसी तरह हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे हम लोग ये समझते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो है उसको एक सही वे में सूटेबल अमाउंट में रिसोर्सेज का यूज करना है, यानी पहले बच्चे को सही मात्रा में जितना ज़रूरत है उतना ही खाना है, ज़्यादा नहीं। तभी वो क्या कर सकता है कि अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा सकता है, तो नेक्स्ट जनरेशन भी उसका यूज करेगा। और नेक्स्ट जनरेशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी एक मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ही कंज्यूम करे और बाकी अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन या आने वाले जनरेशन के लिए बचा कर रखे। इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी अपनी भी ज़रूरत को पूरा करना और साथ में भविष्य का सोचकर भविष्य के लिए भी बचा कर रखना। तो इस एक्टिविटी से हम लोग यही समझते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि चैप्टर के हेडिंग से आपको पता है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। इन सब को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पहले बहुत लाखों हज़ारों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो लिविंग बींग्स रहे होंगे इस अर्थ पर, तो उनके डेड होने से और उनके डिकम्पोज होने से, पार्शियल डिकम्पोज होने से जो ज़मीन के अंदर ये दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए, चेंज हो गए हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल, ठीक है। वो फ्यूल के रूप में चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो वही कोयला बन गए हैं, पेट्रोलियम बन गए हैं, नेचुरल गैस बन गए हैं। तो इस तरह की चीज़ों को फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। यानी फॉसिल फ्यूल हज़ारों लाखों साल पहले जो लिविंग बींग, जिंदा जंतु, जीव जंतु जो भी रहे होंगे, उनके मरने के बाद वो ज़मीन में बरीड हो गए होंगे, दफन हो गए होंगे,
और उसमें फिर पार्शियल डिकम्पोजिशन, कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह हुआ होगा, जिसकी वजह से वो इस रूप में पेट्रोलियम में, कोल में, नेचुरल गैस में चेंज हो गए होंगे। तो ऐसी चीज़ों को ही फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कोल। एक मिनट। ये कोल यानी कोयला। तो कोल के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि कोल बहुत हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और कोल का पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था कुकिंग पर्पज पे, खाने पकाने के लिए, क्योंकि उस समय एलपीजी सिलेंडर्स या ये जो सुविधाएं हैं अभी वो उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, तो इसी का ज़्यादा यूज किया जाता था कुकिंग के पर्पज के लिए। और रेलवे इंजन को चलाने के लिए, उसको पुल करने के लिए, पहले भाप से चलने वाले इंजन थे, तो उसमें कोयले से हीट प्रोड्यूस किया जाता था। तो फिर उससे फिर क्या होता था कि पानी जो रखा रहता था वो भाप में कन्वर्ट होता था, और उस भाप से फिर इंजन खींचा जाता था। तो इस तरह का बहुत सारा बड़े मेजर लेवल पे, बड़े लेवल पे कोयले का यूज होता था खाने पकाने के लिए, या इंजन, रेलवे इंजन को कैरी करने के लिए स्टीम की हेल्प से। या थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयले को जलाकर भाप यानी वेपर जनरेट करना बहुत ज़्यादा, और वो वेपर जब क्या करता है कि टरबाइन मशीन होता है, उसको जब वेपर के प्रेशर से वो टरबाइन मशीन जब घूमता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इस तरह के स्टेशन को थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, जहाँ पे ये कोयले की मदद से कोयले को जला करके बिजली पैदा की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये सब बहुत ही मेजर इसके यूजेस हैं, बड़े लेवल पे कोल के यूज हैं। तो कोल इज आल्सो यूज्ड इन फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में कोल का यूज किया जाता है बहुत बड़े स्तर पर। तो यानी इसका एक बहुत ज़्यादा यूज है। अब यूज ज़्यादा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि रिसर्च और सारे फाइंडिंग से यही पता चला है कि जो कोल है वो लिमिटेड अमाउंट में है, यानी एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। सारे फॉसिल फ्यूल जो हैं वो एग्जॉस्टेबल हैं, यानी लिमिटेड मात्रा में। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे इन सब पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है कि ये मात्रा में कम है, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमको वही करना पड़ेगा कि सावधानी से इन रिसोर्सेज का, इन फॉसिल फ्यूल्स का हमको यूज करना है, ताकि ये आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रहें। चलिए स्टोरी ऑफ कोल समझते हैं। तो स्टोरी ऑफ कोल में हम लोग देखेंगे ये स्टोरी ऑफ कोल, यानी कोल जो है कैसे बनता है, कैसे कैसे का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लिविंग बींग्स कैसे डेड होकर कोल में ट्रांसफॉर्म हो गए, चेंज हो गए, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 300 मिलियन ईयर्स अगो, यानी ऐसा माना जाता है कि लगभग 30 करोड़ साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है, 30 करोड़ साल पहले या उससे ज़्यादा पहले अर्थ पे बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट रहे होंगे। अभी 30 करोड़ साल पहले का तो कोई देखा नहीं है, ये एक एजम्पशन थ्योरी है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसको देखने के लिए कोई रहा ही नहीं होगा। अभी तो हम लोग अपने पिछले 200 साल का भी नहीं जान पाते हैं, वो तो हम लोग को दूसरे के रिसर्च से और दूसरे के स्टडीज से पता चलता है। तो ये एक एजम्पशन थ्योरी है कि माना जाता है कि 3 करोड़ या 300 मिलियन साल पहले बहुत सारे जंगल, पेड़ पौधे, जंतु ये सब रहे होंगे, और वेटलैंड रहा होगा। वेटलैंड यानी दलदली क्षेत्र। तो ये सब नेचुरल रिसोर्स क्या है, फिर अचानक से ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, फिर बहुत सारा कोई नेचुरल आपदा आया होगा, प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप, फ्लड, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया यानी बाढ़ आ गई। तो ये सब क्या हो गए, या कोई और भी कैलेमिटीज आ गई, कोई और आपदा आ गई होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये सारे फॉरेस्ट जो हैं मिट्टी के अंदर दब गए, दफन हो गए कह सकते हैं, और सॉइल का उस पर लेयर बन गया। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि बाढ़ आती है तो मिट्टी कट के चली जाती है एक जगह से दूसरी जगह, और इससे क्या होता है कि सारा का सारा
सब कुछ मिट्टी ऊपर नीचे सब कुछ उसके नीचे आ जाती है मिट्टी के। तो सारे ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतु सब उसमें दफन हो गए होंगे और मिट्टी का मोटा लेयर उस पर कवर कर दिया होगा। फिर हम लोग ये भी आप जानते होंगे कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के नीचे जाते हैं, यानी अर्थ के नीचे अगर हम लोग खुदाई करके ड्रिल करके या होल बना कर नीचे जाएंगे तो उसमें ज़्यादा गर्मी रहती है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है, क्योंकि हमारे अर्थ के कोर पे क्या है, मोल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ लावा। ठीक, तो वो गर्म है, इसलिए हम लोग जब धरती के नीचे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ऐसा यहाँ भी हुआ होगा कि सारे सब जीव जंतु पेड़ पौधे दफन हो गए होंगे और जिससे क्या हुआ होगा कि सारा का सारा वो और मिट्टी से कवर हो गया और नीचे से टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, और नीचे वो चलते गए होंगे, जो चीज़ें दफन होंगी उनको स्पेस मिला होगा और ज़मीन के और नीचे चले गए होंगे। फिर वहाँ पे जब एयर पहुँच नहीं रहा होगा, हवा तो वहाँ पहुँचेगा नहीं, सब जब दफन हो गया होगा तो प्रेशर बढ़ गया होगा, और प्रेशर बढ़ गया होगा और साथ में क्या हुआ होगा, टेम्परेचर तो बढ़ ही गया होगा। और इससे क्या होगा कि ये सब जो पेड़ पौधे जो दफन हो गए मिट्टी के अंदर या जीव जंतु, मेनली पेड़ पौधे, फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो वो कन्वर्ट हो गए होंगे कोल में। ठीक है, ऐसा माना जाता है। इसका डिटेल स्टडी आप कोल के ट्रांसफॉर्मेशन को हायर क्लासेस में आफ्टर ग्रेजुएशन पढ़ सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर के। ठीक है, अभी तो आपको बस इतना जानना है कि लाखों करोड़ों साल पहले भूकंप आया होगा जिससे बहुत सारे जंगल जो हमारे अर्थ पे रहे होंगे वो क्या हुए होंगे, दफन हो गए होंगे फ्लड वगैरह आके आने से, और फिर नीचे गर्मी बढ़ती गई होगी और नीचे वो धंसते गए होंगे, और फाइनली प्रेशर टेम्परेचर के बढ़ने से और ऑक्सीजन के न मिलने से वो डिकम्पोज भी पूरी तरह से नहीं हो पाए होंगे, पूरी तरह सड़ भी नहीं पाए होंगे और एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो गए होंगे केमिकल रिएक्शन की वजह से, और वो कोल में ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे, यानी कोल में चेंज हो गए होंगे, ऐसा मान्यता है। और हम लोग जानते हैं कि कोल जो है कार्बन का एक रूप है, यानी केमिकल एक एलिमेंट होता है कार्बन, तो कोल उसी का एक फॉर्म है। तो ये जो पेड़ पौधे डेड हो गए होंगे और ज़मीन में दफन हो गए होंगे, उसको उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना, उसका चेंज होना कोल में, इसको कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन एक टर्म दे दिया गया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ और चेंज ऑफ डेड प्लांट और फॉरेस्ट इनटू कोल इज नॉन एज कार्बोनाइजेशन। ठीक है, कार्बोनाइजेशन का अर्थ है पेड़ पौधों का, मरे हुए पेड़ पौधों का दफन होकर जमीन के अंदर कोयले में परिवर्तन होना कार्बोनाइजेशन कहलाता है। तो चूंकि ये लिविंग बीइंग के ट्रांसफॉर्म होने से, चेंज होने से बना है कोयला, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल केवल उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं जो कोई जिंदा चीज़ रही हो, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, एनिमल, प्लांट्स, वॉटेवर, जो लिविंग बींग्स हैं वो डेड हो जाएं और फिर वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएं काफ़ी सालों के बाद, तो केवल उन्हीं को ही फॉसिल फ्यूल बोलते हैं और किसी को नहीं। तो ये कोल भी चूँकि फॉरेस्ट से, प्लांट से बना हुआ माना जाता है, दैट्स वाई इसको भी फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आप कोल माइन का एक पिक्चर यहाँ देख रहे होंगे, कोयले की खान जिसको बोलते हैं, ये है कोल माइन, कोयले की खान है ये। यहाँ पर ज़मीन के अंदर से कोयला निकाला जाता है। तो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है तो ये एजम्पशन जो है सही बैठता है कि ज़मीन के अंदर दफन हो गए होंगे पेड़ पौधे और वो कोयले में चेंज हो गए होंगे लाखों करोड़ों साल पहले। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एजम्पशन बनाए गए हैं, एजम्पशन थ्योरी बनाए गए हैं। अब उसके बाद when heated in air coal burns produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं, तो कोयला जिस तरह से स्टार्टिंग में ह्यूमन काइंड के लिए, यानी मानवता के लिए, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती थी जिससे बहुत सारे कुकिंग के काम
रेलवे इंजन चलाना, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अभी भी बहुत सारे कामों में यूज किया जाता है। तो इसके ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गए हैं, अच्छे प्रभाव। लेकिन बुरे प्रभाव भी हैं कि कोयले को जलाएंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा जो कि काफ़ी हार्मफुल है, और ग्लोबल वार्मिंग का भी समस्या इसी से पैदा होता है। ठीक है। और कोयला जो है इंडस्ट्री में प्रोसेस करके उससे कोक, कोल टार, कोल गैस भी बनाया जाता है, यानी उसको और प्रोसेसिंग करके उसको अलग अलग केमिकल से रिएक्शन करा करके उसको कोयले को भी अलग अलग रूप में या अलग फॉर्म में चेंज किया जाता है। ये इंडस्ट्री में किया जाता है। जैसे कोक में चेंज कर देना उसको, कोक मतलब वो पीने वाला पेय पदार्थ नहीं, कोक एक केमिकल होता है, वो भी ब्लैक कलर का होता है कोयले की तरह। ठीक है। तो ये कोयले को चेंज करने पे बनता है इंडस्ट्रीज में। उसी तरह कोल टार आप लोग देखे होंगे रोड्स पे। रोड्स पे क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे सरफेसिंग करने के लिए ब्लैक कलर का एक स्टिकी गर्म सा मटेरियल गिराते हैं, जिससे उसके जो गिट्टी वगैरह या जो भी गिराया जाता है रोड पर वो अच्छे से फिट हो जाता है। तो उसी को कोल टार बोलते हैं। ब्लैक कलर का जो पिघला हुआ मटेरियल होता है वो भी कोयले से ही बनाया जाता है। कोयले को रिएक्शन करके इंडस्ट्री में चेंज करके उसको कोल टार में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह कोल गैस होता है, तो कोल गैस का भी काफ़ी सारा यूज है, इससे भी काफ़ी एनर्जी निकलती है। तो इस तरह से कोयले का तो यूज है ही, हम इंसानों ने उसको मैन मेड रिसोर्सेज में भी चेंज किया है, यानी कोयले को इंडस्ट्रीज में कुछ अलग फॉर्म में चेंज कर दिया है, हम अलग अलग हमारे पर्पज के लिए। चलिए तो सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले है कोक। कोक जो है काफ़ी टफ यानी काफ़ी सख्त होता है और पोरस होता है। पोरस का यानी मतलब है कि उसमें काफ़ी सारे पोर्स होते हैं। ठीक है। हार्ड तो रहेगा, साथ में उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, इसलिए वो हल्का भी रहेगा, हल्का रहेगा और सख्त रहेगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और ब्लैक तो रहेगा ही क्योंकि ये कोल से बना है, और ब्लैक यानी कार्बन, ये कार्बन के सारे फॉर्म है, तो ये ब्लैक कलर का रहेगा। और इसको कोक को माना जाता है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, यानी कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कोक है, कोयला नहीं। कोयला तो इम्प्योर होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी भी मिक्स होती है, लेकिन जब कोयले को ट्रांसफॉर्म या चेंज किया जाता है इंडस्ट्रीज में केमिकल रिएक्शन करके, तो कोक बनता है। और कोक में लगभग 96 से 97% के आसपास कार्बन होता है, यानी सबसे प्योर फॉर्म माना जाता है कार्बन का। और कोक का यूज किया जाता है स्टील इंडस्ट्री में या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। स्टील इंडस्ट्री में कहाँ यूज किया जाता है? स्टील के जो भी एपरेटस या पार्ट्स बनते हैं या स्टील जहाँ बनाया जाता है उसमें कोक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और मेटल एक्सट्रैक्शन में, मेटल एक्सट्रैक्शन का मतलब है ज़मीन से खोद करके कुछ मिनरल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर उन मिनरल्स को क्या करना पड़ता है? प्यूरिफाई करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, इसको मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, मेटलर्जी आप लोग क्लास 10th में जाएंगे तो पढ़ेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th 12th में। तो मेटलर्जी में क्या होता है कि ज़मीन से जो भी चीज़ निकालेंगे उसमें तो इम्प्योरिटी रहेगी, एकदम साफ साफ तो नहीं निकल जाएगा, तो उसको पिघला कर अलग अलग प्रोसेस से उसको साफ किया जाता है, उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है? मेटलर्जी प्रोसेस के थ्रू ही होता है। तो उसमें ये कोक यूज किया जाता है। कोक क्या करता है? इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करके उसको अलग कर देता है और हमारा प्योर मेटल जो है अलग हो जाता है। तो इस तरह से कोक का काफ़ी सारा यूज हम लोग देख रहे हैं। फिर आते हैं कोल टार पे। तो कोल टार पे आते हैं हम लोग। कोल टार अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ब्लैक कलर का होता है, काफ़ी थिक होता है, चिपचिपा पदार्थ, स्टिकी होता है, रोड की सरफेसिंग में यूज किया जाता है। रोड के सरफेसिंग में इसका इस्तेमाल करके रोड को अच्छा बनाया जाता है। और इसका स्मेल काफ़ी बुरा होता है, अनप्लीजेंट सा स्मेल होता है। और इस कोल टार में बहुत सारे केमिकल मिक्स होते हैं, लगभग 200 प्रकार के केमिकल, 200 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर फाउंड इन दिस कोल टार। ठीक है। और कोल टार से जो चीज़ें मिलती हैं उसका यूज क्या किया जाता है? बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। हमारे डेली लाइफ के बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें बनाने में किया जाता है, जैसे कि डाई, सिंथेटिक डाई।
यानी कि जो कलर्स होते हैं, हेयर कलर या कपड़ों के या फाइबर को कलर करने के लिए, जैसे हम लोग अधिकतर चीज़ें देखते हैं वो कलर्ड होती हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल यूज किया जाता है और केमिकल को डाई बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि डाई केवल हेयर डाई ही हो, तो वो डाई बनाने के लिए भी कुछ केमिकल कोल tar से निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या कोल tar से मिलता है? ड्रग्स, कुछ दवाएं बनाने के लिए भी कोल tar से कुछ केमिकल निकलते हैं। और एक्सप्लोजिव्स यानी बॉम्ब वगैरह या कुछ ऐसे विस्फोटक बनाने के लिए भी इसमें से केमिकल कुछ निकलते हैं। यानी ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। परफ्यूम बनाना हो तो परफ्यूम बनाने के लिए कुछ केमिकल हैं, वो भी इसमें पाए जाते हैं। प्लास्टिक बनाना हो, सिंथेटिक प्लास्टिक, या पेंट, पेंट जो यूज किया जाता है दरवाजे खिड़कियों या अदर दीवारों पे, वो भी, उसके भी केमिकल इसमें पाए जाते हैं। फोटोग्राफिक मटेरियल, फोटोग्राफ बनाने के लिए जो फिल्म आती है या जो स्क्रीन होता है उसके भी उस पर जो केमिकल लगाया जाता है वो भी इसमें पाया जाता है। रूफिंग मटेरियल यानी रूफ, यानी छतों पे जो छत का लेयरिंग होता है उसको बनाने के लिए भी केमिकल जो आता है वो भी इसमें होता है। तो ये तो कुछ मुख्य 7-8 चीज़ों का नाम दिया। ऐसे 200 तरह के केमिकल पाए जाते हैं जिनका अलग अलग चीज़ों में यूज होता है बहुत बड़े स्तर पर, यानी कोल tar भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह हम लोग पाते हैं कि कोयला तो इम्पॉर्टेंट था ही, लेकिन कोयले को जब ट्रांसफॉर्म किया ह्यूमन ने तो वो और चीज़ों को बनाया, कोक बना दिया, कोल tar बना दिया, और इनमें भी, इनसे भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े पर्पज़ में काम आती हैं। ठीक है, जैसे कि नेपथलीन बॉल, नेपथलीन बॉल का आप लोग शायद सुने होंगे, कपड़ों में कीड़े ना लगें, उनको काटे नहीं, उसको ख़राब ना करें, इसलिए नेपथलीन बॉल नाम का केमिकल कपड़ों में रखा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, मॉथ्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो काट देते हैं कपड़ों को, ख़राब कर देते हैं, उसको, उसका नेपथलीन बॉल से एक पार्टिकुलर स्मेल निकलती है जिससे इंसेक्ट दूर भागते हैं, रिपेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी कोल tar से मिलता है। ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जो कोल tar से हमको प्राप्त होते हैं। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads. तो आजकल क्या होता है कि जैसे कोल tar तो हम लोग देखते हैं कि अधिकतर रोड बनाने में कोल tar यूज किया जाता है, ब्लैक कलर का जो मटेरियल होता है स्टिकी। लेकिन आजकल कुछ और केमिकल का भी यूज किया जाता है जिसका नाम है ब्यूटिमेन। ब्यूटिमेन जो होता है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये ब्यूटिमेन भी यूज किया जाता है रोड के सरफेसिंग के लिए। ठीक है, और ये कोल tar से भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो कभी कभी कोल tar यूज किया जाता है, पहले तो कोल tar ही यूज होता था, लेकिन आजकल ये भी यूज होने लगा है रोड के सरफेसिंग के लिए, रोड को मजबूत बनाने के लिए ब्यूटिमेन, जो कि पेट्रोलियम से मिलता है। आगे हम लोग पेट्रोलियम में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ गया कोल गैस, ये भी कोल से प्राप्त होता है। कोल गैस कैसे मिलता है? जब कोयले को कोक में कन्वर्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो इस कोयले से कोक में ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो उस रिएक्शन के दौरान कुछ गैसेस निकलती हैं, उस गैसेस को स्टोर कर लिया जाता है और इसी गैस को कोल गैस बोला जाता है। ठीक है, कोल गैस बहुत पहले अगर देखा जाए, इतिहास में पीछे चला जाए लगभग 200 साल पहले, तो 1810 में कोल गैस से क्या किया जाता था, स्ट्रीट लाइट जलाई जाती थी। ठीक है, जो गलियों में पोल्स लगे होते हैं, खंबे, उस पर लाइट जो होती है, तो स्ट्रीट लाइट के को जलाने के लिए कोल गैस का यूज किया जाता था, जो लंदन में 1810 में, काफ़ी साल पहले, लगभग कह सकते हैं कि 210 साल पहले। और न्यूयॉर्क में 1820 में भी यही सेम यूज किया गया था। यानी ये सब एडवांसमेंट जो ह्यूमन है उसने काफ़ी सालों पहले ही कर लिया, कोल गैस या ये सब बनाने का, ये आज की बात नहीं है। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। यानी कि पहले तो लंदन या न्यूयॉर्क में स्ट्रीट लाइट को जलाने के लिए कोल गैस का यूज किया जाता था, लेकिन अब उसको लाइट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, हीट प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होता है और हीट का यूज कहाँ कहाँ है, उसके लिए कोल गैस का यूज किया जाता है। और कोल प्रोसेसिंग प्लांट, कोल गैस जो है कहाँ का प्रोड्यूस होता है, जहाँ भी कोयले का प्रोसेसिंग होता है, यानी जहाँ भी कोयले को प्रोसेस करके, यानी उसके साथ रिएक्शन करके
कोई और केमिकल बनाया जाता है, जनरली कोक, तो उसके दौरान ये कोल गैस प्रोड्यूस होता है, बनता है, और इसको स्टोर करके फिर अलग अलग पर्पज़ में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही समझते हैं। कल के वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम को स्टार्ट करेंगे और उसको समझेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूरा वीडियो सुनने के बाद मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर सुने, तभी आपको क्लियर होगा। अदरवाइज आप पूरा नहीं सुनेंगे तो हर टॉपिक में आपको डाउट होगा। अभी तक सारे छोटे छोटे टॉपिक थे, मैंने सभी अच्छे से समझाए हैं, फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।